बकरी खाने वाली बूढ़ी डायन। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव जो जंगल के बीचों बीच बसा था। उस गांव के सारे आदमी चरवाहे थे। गांव में सबके पास अपनी अपनी कम से कम 10-10 बकरियां थी। इस गांव के सभी लोग बकरी पालने के बहुत शौकीन थे, लेकिन कुछ दिनों से इस गांव से बकरियां गायब हो रही थी। अरे भैया, मुझे तो लगता है कोई चोर घुस आया है हमारे गांव में, जो रोज एक एक करके हमारी बकरियों को गायब कर रहा है। अरे नहीं भैया, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर कोई चोर होता तो वो किसी न किसी को बकरी चुराते हुए दिख ही जाता। मुझे तो लगता है कोई जानवर ही होगा, क्योंकि हमारा गांव जंगल के बीच बसा है। पक्का कोई जंगली जानवर ही हमारी बकरियों पर ताक रखे हुए हैं, जो हर रोज हमारी बकरियों को खा रहा है। अरे ना तो मुझे कोई चोर लगता है और ना ही कोई जंगली जानवर लग रहा है। इतने सालों से हमारा ये गांव इस जंगल के बीचों बीच बसा है। आज तक किसी जंगली जानवर ने ना ही इंसान को और ना ही हमारी किसी मवेशी को हानि पहुंचाई है। माजरा कुछ और ही लगता है। भाई साहब, आपस में बहस करने से कुछ नहीं होगा। बहस करने से तो अच्छा इस बात का पता लगाया जाए कि कौन हमारी बकरियों को चुरा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन एक एक करके हमारी सारी बकरियां खत्म हो जाएंगी, हमारा रोजगार ही खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? गांव के लोग सुबह शाम बकरियों का दूध निकालकर शहर ले जाते थे, क्योंकि बकरियों का दूध महंगा बिकता है। इस वजह से सबकी अच्छी खासी कमाई होती थी और ये गांव बकरियों के दूध के लिए मशहूर भी बहुत था। लेकिन अब सारे गांव वाले चिंता में आ गए थे कि आखिर उनकी बकरियां गायब कैसे हो रही हैं। तभी सांझ के समय गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत काली साड़ी में सर ढके हुए हाथ में लाठी लेकर आती है। अरे बच्चों, सुनो तो। हाँ काकी, बोलो। बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ मिल सकता है? हाँ काकी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आज मेरे माँ बाबा तो घर पर नहीं है, लेकिन आज मेरी माँ मेरे लिए रोटी बना कर गई है। तुम मेरे हिस्से से आधी रोटी खा लेना। चुन्नू उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाने के लिए अपने घर ले जाता है। चुन्नू के माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। चुन्नू उस बूढ़ी औरत को चारपाई पर बिठाकर उसके लिए रोटी लेने जाता है। ये लो काकी, खाना खा लो। अरे काकी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी, कह रही थी बहुत भूख लगी है, और अभी गायब हो गई। तभी उसी समय चुन्नू के माता पिता भी घर आ जाते हैं और उसी समय घर से बकरियों की भी जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। चलकर देखने पर पता चलता है कि उनमें से एक बकरी का बच्चा गायब हो चुका है। सारे गांव में खलबली मच जाती है। आज हमारी बकरी का छोटा बच्चा भी गायब हो गया। तभी चुन्नू पूरी घटना के बारे में बताता है कि किस तरह से एक बूढ़ी औरत उसके साथ खाने के बहाने घर आई थी। हाँ, हो ना हो मुझे लगता है वही बूढ़ी औरत है जो हमारे गांव से बकरियां चुरा रही है। आज उसी ने मेरे घर में आकर मेरी बकरी के बच्चों को चुराया है। दरअसल वो औरत कोई और नहीं, एक बहुत ही बुरी और भयंकर डायन थी जो बकरियों का मांस खाने की शौकीन थी, खास करके बकरियों के छोटे बच्चे। उस बूढ़ी डायन की एक बेटी भी थी। बहुत समय से इन दोनों माँ बेटी ने इस गांव पर अपनी नजर बनाए रखी थी। उन्हें पता था कि इस गांव में बहुत सारी बकरियां हैं, जिनमें से रोज एक एक बकरी गायब करके बूढ़ी डायन अपना शिकार बना लेती थी और शिकार लाकर अपनी बेटी को देती थी। उसकी बेटी शिकार को पकाती थी और फिर मिलकर दोनों माँ बेटी खाती थी। इन दोनों ने इसी गांव के बाहर जंगल में अपना डेरा जमाया हुआ था। देख तो बेटी, तेरे लिए मैं क्या लाई हूँ, तेरा मनपसंद खाना। अरे वाह माँ, दिखाओ तो पूरा, मेरे लिए क्या लाई हो। बकरी का बच्चा, मेरा पसंदीदा खाना। इसका कोमल कोमल मांस खाने में तो मजा ही आ जाएगा। हाँ बेटी, अब हम हर रोज ऐसा ही खाना खाएंगे। यहाँ बहुत सारी बकरियां हैं। अच्छा हुआ हमने अपना डेरा इस गांव के बाहर ही जमा लिया, वरना उस पुराने गांव में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। यहाँ पर हम सारी उम्र एक एक बकरी रोजाना खा सकते हैं। हाँ माँ। दोनों डायन माँ बेटी उस बकरी के छोटे से बच्चे के मांस को पकाकर खाती हैं।
लेकिन इस घटना के बाद गांव वाले चौकन्ने हो गए थे। सूरज ढलने से पहले ही अपनी बकरियों को जल्दी से घर लेकर आते और रात को भी बकरियों के घर को पहरा देते थे। इसी तरह से अब रोज वो बूढ़ी डायन आती और पूरे गांव का चक्कर लगाकर चली जाती, लेकिन उसे बकरी का बच्चा तो क्या, कोई बूढ़ी बकरी भी खाने को नहीं मिल रही थी। वहीं गांव वाले भी उस डायन को पकड़ने की फिराक में थे। क्या माँ, आज भी तुम फिर से खाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई हो? क्या करूं बेटी, मुझे तो लगता है उस दिन से ये गांव वाले चौकन्ने हो गए हैं। जैसे इनकी बकरियां पहले खुले आम चरती थीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी बकरियों को शाम होने से पहले ही घर ले जाते हैं और रात को भी पहरा देते हैं। अब बकरी चुराना इतना आसान नहीं रह गया। मुझे तो लगता है अब हमें घास फूस और पत्ते खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा, या फिर शिकार के लिए कोई नई जगह तलाश करनी पड़ेगी। क्या माँ, तुम भी कैसी बात करती हो? हम डायन हैं, हम मांस के अलावा घास फूस पत्तियाँ कैसे खा सकती हैं? कल फिर से कोशिश करके देखो, क्या पता कोई स्वादिष्ट भोजन मिल जाए। अगले दिन बूढ़ी डायन फिर से बकरी के शिकार की कोशिश में निकल पड़ती है। पूरा गांव और जंगल घूमकर उसे एक जगह एक छोटा सा बच्चा बकरियों को चराता हुआ दिखता है। देखकर डायन बहुत खुश हो जाती है। आज तो मुझे शिकार मिल ही गया, और वो भी बकरी का छोटा बच्चा। इस बकरी के छोटे से बच्चे को मैं ले जाऊंगी। आज मेरी बेटी बहुत खुश होगी। डायन उस बच्चे के करीब आती है और उससे कहती है, अरे मर गई, मैं तो मर गई। अरे काकी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरे बेटा, मैं कब से प्यासी हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन कहीं पानी नहीं मिल रहा है बेटा। क्या तुम मुझे पानी पिला दोगे? हाँ काकी, मेरे पास पानी है, मैं तुम्हें अभी अपनी बोतल से पानी पिलाता हूँ। अरे ये तो मुझे अपनी बोतल में से पानी पिला रहा है। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि इसको पानी लाने के बहाने दूर भेजकर इसकी बकरी के बच्चे को चुरा लूंगी, लेकिन ये तो मुझे यहीं पानी पिला रहा है। चंदू डायन को अपनी बोतल में से पानी पिलाने लगता है कि तभी वो डायन जानबूझकर पानी की बोतल को अपने हाथ से नीचे गिरा देती है। अरे काकी, ये तुमने क्या किया? मेरे पास तो इतना ही पानी था, वो भी गिरा दिया। माफ करना बेटा, बुढ़ापे के कारण कोई चीज ढंग से पकड़ी भी नहीं जाती, गलती से पानी गिर गया। लेकिन बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। तू जाकर मुझे पानी लाकर दे। ठीक है काकी, मैं अभी घर से जाकर तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तब तक तुम मेरी बकरियों का ख्याल रखना। चंदू जैसे ही पानी लेने जाता है, डायन पीछे से मौका पाते ही उसकी एक बकरी के बच्चे को अपने बोरे में डालकर वहां से ले जाती है। लेकिन बच्चा बहुत ही चालाक था, वो डायन की चालाकी को भाप गया था। वो पानी लेने नहीं गया था, बल्कि एक पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहा था, और फिर इस बात की खबर आकर सारे गांव वालों को देता है। सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। डायन बच्चे को बोरे में डालकर घर ले जाने लगती है, तभी सारे गांव वाले आग की मशाले लेकर उसे घेर लेते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग मुझे छोड़ दो, ये आग मुझसे दूर करो। तुम लोग ये मशाले लेकर क्यों आए हो? पकड़ी गई, आज डायन पकड़ी गई। यही थी वो जो हमारी बकरियों को और उनके बच्चों को चुरा कर ले जाती थी और खा जाती थी। आज तो तेरी खैर नहीं। शाबाश बेटा चंदू, आज तुम्हारी बहादुरी के कारण ये डायन पकड़ी गई है। इस डायन को हमें जिंदा ही जलाना पड़ेगा, हम इसे ऐसे नहीं मार सकते। तभी सारे गांव वाले डायन को गांव के चौराहे पर एक पेड़ के साथ बांध देते हैं और उस पर मिट्टी का तेल छिड़कते हैं। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे मार दोगे, लेकिन मेरी बेटी तुम सबसे बदला लेगी। याद रखना, जब मैं घर वापस नहीं लौटूंगी तो वो मुझे ढूंढने जरूर आओगी। अच्छा, तो इसकी एक बेटी भी है। गांव वालों, हमें इसकी बेटी के आने का इंतजार करना होगा। वो उसे ढूंढने के लिए आती ही होगी, फिर इन दोनों को एक साथ में ही जिंदा जला देंगे। गांव वाले डायन की बेटी के आने का इंतजार करते हैं। वहीं जब डायन की बेटी बहुत समय तक उसका इंतजार करती रहती है, तब वो अपनी माँ को ढूंढने निकलती है। अरे माँ तो शिकार लेने गई थी, इतना समय हो गया अभी तक घर नहीं आई है, मुझे चलकर देखना होगा।
जैसे ही डायन की बेटी उसे ढूंढती हुई गांव की ओर आती है, सारे गांव वाले उसे भी पकड़कर बांध देते हैं। माँ, इन लोगों ने तो हमें बांध दिया। अब क्या हम लोग, क्या अब ये लोग हमें जला देंगे? पता नहीं बिटिया, पता नहीं बेटी, अब ये क्या करेंगे। सुनो गांव वालों, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, डायने कभी मरती नहीं है। आज तुम हमें जला दोगे, लेकिन हम लौट कर जरूर आएंगी। गांव वाले मिलकर दोनों डायन माँ बेटी को जला देते हैं। चलो, इन दोनों का खात्मा हुआ। कम से कम अब तो हमारी बकरियां गायब नहीं होंगी। इस तरह से अब गांव वाले बिना किसी डर के अपनी बकरियों को खुले में ही चराते थे। जादुई बगीचे में बकरियों की खेती। बूढ़े मोहन और उसकी पत्नी कमला की कोई संतान नहीं थी। अब दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे। दोनों को ही एक दूसरे से प्यार था और बस दोनों एक दूसरे का सहारा थे। जब मोहन जवान था तो नौकरी किया करता था, लेकिन अब बुढ़ापा होने की वजह से वो नौकरी करने भी नहीं जा सकता था। कुछ सालों से मोहन ने अब मुर्गी पालनी शुरू की थी। मोहन के पास एक बहुत बड़ा बगीचा था। वो अपनी मुर्गियों को बगीचे में चरने ले जाया करता था। वहीं पर मुर्गियों को दाना पानी देता और सारा दिन खुद भी बगीचे में रहना पसंद करता था। वहीं मोहन की मुर्गियां भी बगीचे में रहना बहुत पसंद करती थी। मोहन अकेला इतने बड़े बगीचे का मालिक था। इस बात से आस पड़ोस के लोग उस पे बहुत जला करते थे और बड़े बड़े अमीर लोग उससे बगीचा खरीदने की बात करने आया करते थे। फिर एक दिन की बात है। देखो मोहन, तुम ये बगीचा मुझे बेच दो। वैसे भी तुम्हारी कोई औलाद नहीं है जो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन सके। बगीचा बेचकर तुम्हें मुझसे जो पैसे मिलेंगे, उससे तुम और तुम्हारी पत्नी आराम से अपना बुढ़ापा गुजार सकते हो। मैं तो कहता हूँ, क्यों अपने बुढ़ापे को ऐसे ही खराब कर रहे हो? आज फिर भी तुम थोड़ा बहुत अपनी टांगे हिला रहे हो। कल जब तुम्हारी टांगे जवाब दे देंगी, तुम तब चलना फिरना बंद कर दोगे। तब कौन तुम्हारे लिए करेगा? देखिए भाई साहब, मैं ये बगीचा नहीं बेचना चाहता। मुझे और मेरी पत्नी को संतान नहीं है, लेकिन ये जो बगीचा है, मैं इसी को अपनी संतान मानता हूँ। जानते हो, जब मैं शाम के समय इस बगीचे में बैठता हूँ तो वहाँ पर लगे पेड़ पौधे फूल जब मुझे ठंडी ठंडी हवा का एहसास करवाते हैं, तो मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होता कि मैं बिना संतान के हूँ। उस बगीचे में लगा एक एक फूल, हरी हरी घास और पेड़ पौधे सब सारी मेरी संतान है। वहाँ जाकर मुझे सुकून मिलता है। चंद पैसों के लिए अगर मैं वो बगीचा बेच दूंगा तो फिर जिंदगी के जो 4 दिन बचे हैं, मैं वो भी चैन से नहीं जी पाऊंगा। हाँ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इंसान कर ही क्या सकता है, समझा ही सकता है। जब तुमने समझना ही नहीं है तो तुम्हारी मर्जी। मोहन इस बगीचे को बेचना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत सारे लोग आकर उससे बगीचा खरीदने की बात करते थे। साथ में अब मोहन के सामने एक परेशानी और आकर खड़ी हो गई थी। पहले तो वो मुर्गियां पालकर उनके अंडे बेचा करता था, जिससे उसका घर खर्च चलता था। लेकिन अब धीरे धीरे करके उसकी सारी मुर्गियां बीमार रहने लगी थी और एक एक करके मरने लगी थी। मोहन के पास अब 2-4 मुर्गियां ही बची थी। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे कि अब अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे। अरे कमला, ओ कमला, ला मुझे थोड़ा सा नाश्ता दे, मुझे बगीचे में जाना है। सुनिए जी, नाश्ता तो मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? पहले तो अपनी बहुत सारी मुर्गियां थीं जिनके अंडे बेचकर हम खर्चा निकाल लेते थे और अपना गुजारा चल पड़ता था। लेकिन अब हमारे पास इतनी मुर्गियां भी नहीं बची हैं कि जिनके अंडों को बेचकर हम गुजारा कर सके। हमें कुछ और भी काम करना पड़ेगा। मेरी तो ये भी समझ में नहीं आता कि आप रोज सुबह से शाम तक उस बगीचे में बैठकर करते क्या हैं? अरे ओ कमला, तुम क्या जानो वो बगीचा मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जब मैं वहां जाकर बैठता हूँ तो मेरे मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है। बस आप यही सुकून लेते रहना। अपनी कोई औलाद होती तो अभी बुढ़ापे में हमें इतनी चिंता नहीं होती। ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हमने कि इस बुढ़ापे और कमजोरी में भी हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तुम फिर से शुरू हो गई? कमला, कितनी बार तुमसे कहूँ कि हम लोग निसंतान नहीं है,
वो बगीचा ही हमारी संतान है। वहाँ के लगे फल फूल, हरी हरी घास, पेड़ पौधे सब हमारी संतान है। तुम मेरी तरह एक बार दिल से महसूस करके तो देखो, तुम्हें कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि तुम निसंतान हो। अब तुम अपना नाश्ता खुद ही खाओ, मैं जा रहा हूँ बगीचे में। अरे सुनिए तो, नाश्ता करते जाइए। कहाँ जा रहे हैं? आपको दिन में भूख लगेगी। मोहन वहाँ से बिना खाए ही चला जाता है और आकर एक कुर्सी लगाकर बगीचे में बैठ जाता है और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने लगता है। आहाहाहा, कितना मजा है, कितना सुकून है इस ठंडी ठंडी हवा में। लोग पागल हो गए हैं जो कहते हैं कि मैं उन्हें बगीचा बेच दूं। हैं? तभी मोहन की नजर अपनी बची हुई मुर्गियों पर जाती है। उनमें से भी एक मुर्गी आज फिर से मर चुकी थी। हे भगवान, एक मुर्गी और मर गई। भगवान, आखिर तूने सोचा क्या है? मेरी सारी मुर्गी मर जाएंगी तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मरती हुई मुर्गियों के लिए परेशान मोहन आंख बंद करके भगवान को याद करने लगता है। तभी थोड़ी देर में मोहन की आंख लग जाती है। मोहन की आंख अभी लगी ही थी कि उसे किसी बकरी की आवाज सुनाई देती है। अरे, मेरे कान क्यों बज रहे हैं? मुझे बकरी की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? पहले तो मोहन को लगता है कि वो नींद में है, उसे नींद में ही किसी बकरी की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन जब वो आंखें खोलकर देखता है तो वो देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसके सामने कम से कम 50 बकरियों का झुंड उसके बगीचे में घास चर रहा था। हे भगवान, ये इतनी सारी बकरियां कहाँ से आई? ऐसा लगता है जैसे मेरे बगीचे में कोई बकरियों की खेती लग गई हो। लेकिन ये इतनी सारी बकरियां आई कहाँ से? तभी वहाँ पर रामू आ जाता है। रामू मोहन के कहने पर कभी कभार बगीचे की सफाई कर दिया करता है। साहब ये मेरी बकरियां हैं, माफ करना साहब, मेरे पास इनको खिलाने के लिए इतनी घास नहीं है और बकरियां भी इतनी ज्यादा है कि मैं उनके लिए इतना चारा नहीं जोड़ सकता। इसलिए अभी मैं इनको चराने के लिए बाहर जा रहा था, तभी बकरियों को आपके बगीचे में इतना सारा हरा हरा घास दिखा तो ये घास खाने के लिए बगीचे की ओर भाग चली आई। मेरा यकीन मानिए साहब, इन्हें मैं यहाँ नहीं लाया, ये अपने आप यहाँ आ गई हैं। मैं अभी इन्हें यहाँ से निकालता हूँ। अरे नहीं मोहन, तुम इन्हें रहने दो। वैसे भी इन बगीचे में बहुत सारी घास हो गई थी और पुरानी घास तो बहुत बढ़ गई थी। ये बकरियां भी भूखी हैं, कम से कम इनका पेट तो भर जाएगा। तुम ऐसा करो, बीच बीच में इन बकरियों को यहाँ लाया करो। इतना बड़ा बगीचा है, बेचारी यहाँ पर आकर घास खा लिया करेंगी। मालिक, क्या करूँ, मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं इनको चराने भी ले जाया करूँ। मुझे बहुत दूर दूर तक बगीचों की सफाई करने जाना पड़ता है। समय कम होने की वजह से मैं इनकी देख रेख भी नहीं कर पाता। खुद परेशान हूँ मैं इनसे। क्या तुम इतनी प्यारी और भोली बकरियों से परेशान हो? वैसे तुम्हारे पास इतनी सारी बकरियां आई कहाँ से? साहब, ये बकरियां मेरे ससुराल वालों की है। मेरे ससुर चारवाहे थे, उनका कोई बेटा भी नहीं है, एक ही बेटी थी जिसकी शादी मुझसे हुई है। अब मेरे ससुर इस दुनिया में नहीं रहे तो ये सारी बकरियां मुझे ही अपने साथ लानी पड़ी। मेरे पास खुद के लिए और अपने परिवार के लिए खाने को कुछ नहीं है, तो समझ नहीं आता इन बकरियों को क्या खिलाऊं। मोहन कुछ सोच में पड़ जाता है और रामू से कहता है, हाँ रामू, तुम्हें काम होगा ना, बगीचों की सफाई करने जाना होगा, तो तुम जाओ, मैं तब तक तुम्हारी बकरियों की देखरेख करूंगा। शाम को आकर अपनी बकरियों को ले जाना। जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बकरियों को देखकर मोहन सोच में पड़ जाता है और उसे लगता है कि शायद अब यही उनके घर खर्च का जरिया बनेगी और ये भगवान का ही भेजा हुआ उसके लिए इशारा है कि वो बकरियों को पाले। तभी थोड़ी देर में मोहन की पत्नी कमला उसके लिए हाथ में खाने का टिफिन लेकर आती है और जब बगीचे में कमला इतनी सारी बकरियों को देखती है तो वो भी हैरान रह जाती है। हे भगवान, इतनी सारी बकरियां! क्या कोई नया कारोबार खोल लिया क्या आपने? ऐसा महसूस होता है जैसे अपने बगीचे में बकरियों की खेती उगाई हो। तुम सही कहती हो कमला, ये बकरियों की खेती ही है। पहले मुझे भी यही लगा था। ये सारी बकरियां रामू की हैं, जो अभी अभी यहाँ छोड़ कर गया है। तो अब क्या तुम बकरियां संभालने का काम करोगे? चलो पहले नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आई हूँ। मुझे पता है तुम भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। पहले जल्दी से खाना खा लो, फिर जो करना है बाद में करते रहो। अरे कमला, पहले इधर तो आओ,
मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। खाना वाना तो मैं बाद में खा लूंगा। हाँ जी, ऐसी क्या बात करनी है कि आप खाना छोड़कर पहले बात करना चाहते हैं? नहीं तो खाना छोड़कर आप कभी कोई बात नहीं करते। मोहन कमला को सारी बात समझाता है। कमला भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। आप सही कहते हैं जी, शायद अब यही हमारे बुढ़ापे की कमाई का साधन बनेगी। लेकिन इतनी सारी बकरियों का हम मोल कैसे चुकाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं रामू को देने के लिए बकरियों के बदले में। तुम चिंता मत करो भाग्यवान। जब मैं नौकरी करता था तब बुढ़ापे के लिए मैंने थोड़ा बैंक में डिपॉजिट करवाया था। वही पैसे निकालकर हम बकरियों का मोल चुकाएंगे और फिर बकरियों की अच्छे से देख रेख करेंगे। जब हमारी बकरियां दूध देने लगेंगी तो दूध बेचकर जो पैसा आएगा उससे फिर से हम बैंक में अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट करवाते रहेंगे और साथ में घर खर्च भी निकालते रहेंगे। सही कहते हैं जी आप। मुझे तो पता ही नहीं था आप इतना आगे का सोच रहे हैं। मैं तो बस छोटी छोटी बातों से ही घबरा जाती थी, लेकिन आप तो हम दोनों के लिए बहुत लंबा सोचते रहे। अरे तुम चिंता ना करो, सब सही होगा। तभी शाम को जब मोहन काम से लौटता है और अपनी बकरियां लेने बगीचे में आता है तो मोहन उससे बकरियां खरीदने की बात करता है। ये बात सुनकर रामू भी बहुत खुश होता है। अरे साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन बकरियों को खरीदना चाहते हैं। वैसे भी मुझसे इतना नहीं हो पा रहा था। अपने काम के साथ साथ मैं इन बकरियों की देखभाल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। बेचारी खामोखा कमजोर हो गई थी। चलो, आपके पास इतना बड़ा और अच्छा बगीचा तो है जिसमें वो अच्छे से घास चर के अपना पेट भर लेंगी और ये बकरियां आपके पास मुझसे ज्यादा खुश रहेंगी, क्योंकि मुझे पता है आप इनका अच्छे से ख्याल रखोगे। इन बकरियों को आप ही रख लीजिए। अरे ये तो अच्छी बात है। मोहन रामू से वो सारी बकरियां मोल देकर खरीद लेता है। अब मोहन और उसकी पत्नी कमला बकरियां खरीदकर बहुत खुश थे। दोनों पति पत्नी बकरियों की खूब सेवा करते हैं। मोहन तो अब बगीचे में पहले से भी ज्यादा समय गुजारने लगा था। वो बकरियों को बहुत अच्छे से चराता था। थोड़े समय बाद उसकी बहुत सारी बकरियां दूध भी देने लगी थी। बकरियों का दूध महंगा बिकता है, इस वजह से वो पैसा भी बहुत अच्छा खासा कमा रहे थे। अब मोहन और कमला का बहुत अच्छे से काम चलने लगा था। साथ में कमला को भी अब इस बात से शिकायत नहीं थी कि वो निसंतान है, क्योंकि वो भी मोहन की तरह अब खुश रहने लगी थी। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।